हम जो है कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है रीट पात्रता परीक्षा के लिए आयोजित हुई थी राजस्थान के विभिन्न शहरों में, उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। हिंदी की क्लास अपनी एक हो चुकी, साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन देख लेते अपन। 15 क्वेश्चन आज देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है आज का कि अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये बात या ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसलिए जो है ना आपने कथन वाले जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 2 आते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, कई बार 1 भी आता है। लेकिन जो है अपने ज्यादातर परिभाषाएं तो याद नहीं होती, लेकिन जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं जो बार बार सीटेट रीट सेकंड ग्रेड में घूमती है उनको याद रखना अपने लिए थोड़ा सा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर है कि अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन है। किसका ये कथन? तो ये कथन ध्यान रखना आपका स्किनर का है। ठीक है, किसका है? स्किनर का। सुपर राजमार्ग से याद रख लेना स्किनर। ठीक है, तो अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये बात कही स्किनर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। ठीक है, असत्य युग्म का चयन करना है। इस तरफ बुक्स दी हुई है और इस तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, सबसे पहले साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये जो लिखी है आपकी ये स्किनर ने लिखी, तो ये बिल्कुल सही है। नोट कर सकते हो अलग से कि साइंस एंड ह्यूमन जो बिहेवियर है वो स्किनर द्वारा लिखी गई। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ये जो है क्लार्क हल द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही है। फिर द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये तो आप आंख बंद करके उत्तर कर सकते हो। एप्स मतलब क्या होता है? चिंपैंजी। सुल्तान चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया? कोहलर ने। सूज का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये भी बिल्कुल सही है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये थांडाई की नहीं है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है आपकी रॉबर्ट गेने की है। किसकी? रॉबर्ट गेने की। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अपने को असत्य युग्म बताना था। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर स्किनर की है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर आपकी क्लार्क हल की है। द मेंटेलिटी ऑफ एप्स जो है कोहलर की है और द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो है आपकी रॉबर्ट गेने की है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन से संबंधित जो असत्य युग्म है वो बताना है। सबसे पहला विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको TAT कहते हैं। TAT, तो TAT परीक्षण जो इसको विषय आत्मबोध परीक्षण कहते हैं, मॉर्गन व मर्रे या मुरे ने दिया था, बिल्कुल सही है। और बात बता चुका, 30+1 कार्ड होता है, इसमें 30 रंगीन कार्ड होते हैं और एक खाली कार्ड होता है। तो कुल कार्ड इसमें 30 या 31 ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना। 31 है तो 31, 30 है तो 30। ठीक है, फिर बालक आत्मबोध परीक्षण, ये गलत है आपका और असत्य युग्म हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये बालक बेलक ने दिया था। नाम बालक और बेलक दोनों याद रखने हैं। ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है CAT, सही से चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक है, तो बालक आत्मबोध परीक्षण, बालक बेलक, ये नाम आपको याद है रखना। फिर है वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये पाइन व टेंडलन ने दिया, बिल्कुल सही बात है। फिर MMPI मिनेसोटा जो आपका बहुपक्षीय व्यक्तित्व जो मापन है वो परीक्षण है, ये दिया हेतु व मैकिनले ने, बिल्कुल सही है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 जो बालक आत्मबोध परीक्षण CAT है वो बेलक द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है थोड़ा। 1 मिनट। अब देखो क्वेश्चन थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना, अगर सही नहीं दिख रहा तो। मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं। ठीक है, कोई बालक का वो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्योंकि मुझे अत्यधिक पसंद है। ठीक है, मैं इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से भी समय निकालता हूं। मतलब मैं तैरने जाता हूं, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये अत्यधिक पसंद है और मैं इसके लिए अपने अध्ययन का जो व्यस्त समय है उसमें से भी समय निकाल लेता हूं। बिजी शेड्यूल में से भी तैरने के लिए समय निकाल लेता हूं। ये उदाहरण किस चीज का है? उपलब्धि अभिप्रेरणा का है, बिल्कुल नहीं है। संवेदन आतुर का भी बिल्कुल नहीं है। स्वबाधक का भी नहीं है। उत्तर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा। जो कुछ उसके देखो पसंद है, उसको जो भी रुचि से संबंधित होता है वो हमेशा आंतरिक होता है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कि वो अंदर से मोटिवेटेड हो रहा है तैरने की सीखने के लिए, इसलिए वो हमेशा तैरने जाता है। उसको जो है तैरना जो है अंदर से मोटिवेट करता है कि यार इसमें कुछ कर सकते हो आप। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका आंतरिक अभिप्रेरण का। अगला क्वेश्चन है आपका कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या कीजिए? सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है आनुभविक अधिगम, और आनुभविक अधिगम डेविड कोल्ब द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर है संकल्पना मानचित्रण। संकल्पना मानचित्रण जो है जोसेफ डी नोवोक। ठीक है, नोवोक से नाव, और नाव के लिए मानचित्र होना जरूरी है वरना भटक जाएगी रास्ता। ठीक है, तो संकल्पना मानचित्रण आपका जोसेफ डी नोवेक द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है।
5E मॉडल रोजर बावी द्वारा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। और 5E में जो है 500 E का मतलब भी आपको बताना चाहिए। पहला E है इंगेज, ठीक है। दूसरा E है आपका एक्सप्लोर, ठीक है। तीसरा E है आपका एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। चौथा जो E है वो यहां लिख रहा हूं वो है एल्बोरेट, ठीक है। पांचवा E जो है आपका वो है इवल्यूट। तो ये जो है 500 के 500 E आपके। तो 5E मॉडल आपका रोजर बावी ने दिया था, तो तीनों ही सही है इसमें। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A B C, चारों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं जो है मेरी क्लासेस जो अपनी हुई थी उसमें करवा चुका कि एक वृद्ध व्यक्ति एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। मतलब मैंने बताया था ना कि एक बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति अपने बचपन के किस्से सुनाता है या फिर एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। तो ये उदाहरण है समय में पीछे जाने का, जिसको कहेंगे प्रतिगमन। क्या कहेंगे? प्रतिगमन। या फिर जो है एक और उदाहरण दे देता हूं, एक बड़े बच्चे द्वारा अंगूठा चूसना, बच्चे द्वारा अंगूठा चूसना, ये भी जो है आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रतिगमन का ही उदाहरण है। और एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा अपने बचपन की बातें याद करना या बच्चे की तरह व्यवहार करना भी प्रतिगमन है, ठीक है। बात दमन की करें, दमन होता है वह मतलब जहां जो अपनी जो मतलब ऐसी इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो सकी, उनको जो है अचेतन मन में धकेल देना आपका दमन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्जनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? एक सर्जनशील बालक है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता वो नहीं देखी जाती है? अपसारी चिंतन तो आपको पता है सर्जनशीलता का मुख्य तत्व होता है, तो ये तो देखा जाता है। अति जिज्ञासा, बिल्कुल वो जिज्ञासु रहता है कोई चीज करने के लिए, तो ये भी आपका क्या है, देखा जाता है। फिर उच्च कल्पनाएं, बिल्कुल उच्च कल्पनाएं होती है। एक सर्जनशील बालक होता है ना, उसमें कल्पनाएं उच्च होती है, मतलब उसमें जो है माइंड बहुत काम करता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, ठीक है। और एक होता है परंपरागत विचार, यानी एक प्रकार से रूढ़िवादी विचार। लेकिन एक सर्जनशील व्यक्ति जो होता है या जो एक बालक होता है वो रूढ़िवादी या परंपरागत विचार वाला नहीं होता और नहीं पूछाता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? सबसे पहला, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। निष्पादन मतलब उपलब्धि परीक्षण, तो बिल्कुल सही बात है। जो अलेक्जेंडर का पास अलोंग मेथड है वो आपका क्या एक प्रकार का निष्पादन परीक्षण है, ठीक है। फिर जो है आपका जो है शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बिल्कुल, शाब्दिक परीक्षण पढ़े हुए लोगों पर किया जाता है, वो व्यक्तिक भी हो सकता है, मतलब एक एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है, और सामूहिक यानी कि पूरे समूह के ऊपर भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण उपलब्धि परीक्षण नहीं कर सकते, ये गलत बात है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है अशिक्षित व्यक्ति जो है वो भी निष्पादन परीक्षण कर सकता है, वो अशाब्दिक करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है शाब्दिक करे, अशाब्दिक भी होता है, तो ये जो है गलत हो गया। फिर अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों और आकृतियों द्वारा होता है। बिल्कुल, अशाब्दिक परीक्षण जो है कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों पर किए जाते हैं, तो उनके लिए चित्र और आकृतियां जो है महत्वपूर्ण होती है, तो उनके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन एनईपी से है। अगला क्वेश्चन आपका एनईपी 2020 से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में से कौन सा असत्य है? ठीक है। सबसे पहला, वर्ष 2030 तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें आ चुका था ये ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म पूछी थी कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। इसका 2030 तक सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के प्रत्येक बालक को मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त कराना रखा गया था। बिल्कुल, अभी जो 2025 चल रहा है इसमें तक जो है 2020 से लेकर 25 तक कक्षा 3 तक के बालक को जो मूलभूत साक्षरता यानी कि संख्या ज्ञान है उनका पता होना चाहिए, ये रखा गया। बिल्कुल। फिर वर्ष 2025 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर यानी कि 10वीं तक 100% सकल नामांकन अनुपात GER, ठीक है। जो आपका सकल नामांकन अनुपात है, ठीक है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जिसको GER कहते हैं, ये
100% करने का लक्ष्य 2025 तक नहीं रखा गया और यही असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये रखा गया है 2030 तक, ध्यान रखना। फिर है जहां सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है वहां छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम रखना। मतलब जहां सामाजिक और आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक हैं वहां पर छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 से कम रखना, यानी कि कम से कम 25 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ 2025 की जगह 2030 आना था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेकेंडरी स्टेज का पाठ्यक्रम व शिक्षा शास्त्र किस आयु वर्ग के बालकों के लिए विकल्प किया गया है? तो आपको बताइए 5, 3, 3, 4 इसके फॉर्म में चलती है। तो सबसे पहले जो है ये एक बात बता दूं, जो एनईपी है वो 3 से लेकर 18 वर्ष के बालक पर लागू होती है। देखो सबसे पहली स्टेज को कहा गया फाउंडेशन। क्या कहा गया? फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होता है आपका जो 3 से लेकर 8 वर्ष का बालक रहेगा, और कक्षा जो रहेगी आपकी कक्षा रहेगी इसमें जो है प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक। कहां तक? कक्षा 2 तक। दूसरी स्टेज को नाम दिया गया प्री जो है आपकी पेरेटरी स्टेज जो है आपकी 3 साल रहेगी, 8 से 11 वर्ष, और कक्षा जो होगी इसमें कक्षा होगी 3 से लेकर 5 तक। ठीक है। तीसरी जो स्टेज रहेगी उसको कहेंगे मिडल। क्या कहेंगे? मिडल स्टेज। ये जो है 11 से 14 वर्ष होगी और इसमें कक्षा होगी 6 से लेकर 8 तक। ठीक है। और चौथी स्टेज होगी जिसको सेकेंडरी स्टेज कहेंगे, जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा है वो सेकेंडरी स्टेज जो आपकी जो है 14 से लेकर 18 वर्ष होगी। ठीक है। टोटल 3 से 18 होगी ना, देखो 3 से 18, और इसमें आपकी 9 से 12 तक की कक्षा होगी। तो अब देखो 14 से 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारी याद रखना, आपको क्लास पूछ लेता बाई चांस तो कक्षा 9 से 12 हो जाती। कौन सी? कक्षा 9 से 12। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी 2009। ठीक है। आरटी 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में नामांकित होना चाहिए। यहाँ पर नामांकित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। ठीक है। मतलब कितने बच्चे जो है ना आपके जो प्राइवेट स्कूल है ना, शॉर्ट में समझा देता हूं आपको, जो आपके प्राइवेट स्कूल है उनमें भी जो है कितने बच्चे जो है ना आरटी के तहत एडमिशन होता है। आपको पता है प्राइवेट स्कूल में जिसमें 25% बच्चे जो है ना पहली कक्षा में आपके फ्री पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में? प्राइवेट और निजी संस्थान जो भी है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 25% आरटी के लिए सीटें रिजर्व होती है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिसको एनसीएफ 2005 कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, उसकी राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ध्यान रखना, प्रोफेसर यशपाल जो क्या थे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित या निम्नलिखित है उसमें से कौन सा चरण जो है शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? यह क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान या शोध को क्रियात्मक शोध बनाता है? यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्रियात्मक, एक मिनट, कि जो है ना जो सामान्य जो आपके अनुसंधान या शोध होते हैं उनको क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा जो चरण बनाता है ये पूछा है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्रियान्वयन और मूल्यांकन जो चीज है ना, ये मूल्यांकन आपका सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान में देखने को मिलेगा, अन्य अनुसंधान में देखने को नहीं मिलेगा। समस्या की पहचान, समस्या का सीमांकन, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, ये आपको सामान्य शोध में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन क्रियात्मक कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान में देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके जो बाल कल्याणकारी योजना है वहां से ये क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो पहले इसका क्या नाम था? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। कौन सी योजना थी? राजश्री योजना। इसका नया नाम हो गया लाडो प्रोत्साहन योजना। ये 2016 में लागू हुई थी और ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है ये 2024 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसमें 6 किस्त होती थी। कितनी किस्त होती थी? 6 किस्त। और रुपए कितने मिलते थे? 50,000 रुपए मिलते थे। अब इसमें एक जो 7वीं किस्त जोड़ दी गई है और उसमें भी 50,000 रुपए मिलते हैं 7वीं किस्त में अलग से। तो 7 किस्तों में टोटल 50 और 50 कितने हो गए? 1 लाख रुपए मिलते हैं। कितने किस्तों में? 7 किस्तों में।
ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, बालिका को जन्म से लेकर स्नातक पूर्ण करने पर कुल कितने आर्थिक रुपयों की सहायता का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा 1 लाख रुपए की। कितने चरणों में? 7 चरणों में। पहले राष्ट्रीय योजना नाम था, इसका ध्यान रखना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, योगात्मक आंकलन के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। योगात्मक आंकलन के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। सबसे पहले ये शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति पर किया जाता है, बिल्कुल। योगात्मक आंकलन जो है आपकी पूरी शिक्षण प्रक्रिया उसके अंत में किया जाता है, बिल्कुल। इसकी प्रकृति नैदानिक होती है, गलत हो गया, यही असत्य है। नैदानिक मतलब होता है जो है कमियों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना, कमियों या कारण, कमियों के कारणों का पता लगाना, कमियों का पता लगाना। जबकि योगात्मक आंकलन की प्रकृति एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षण की होती है। क्या होती है? उपलब्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण की होती है, ना कि निदानात्मक होती है। तो ये गलत हो गया। ये अधिगम का आंकलन है, बिल्कुल। जो कुछ सीखा है उसका आंकलन है। वार्षिक परीक्षा एक प्रकार की योगात्मक परीक्षा है, बिल्कुल सही बात है। अर्धवार्षिक भी योगात्मक है, वार्षिक भी योगात्मक है, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है आपकी मनोविज्ञान कलाम द्वारा आयोजित पेपर था, उसकी जो है क्लास